स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे क्वांटम नंबर्स को, कि क्वांटम नंबर्स किस तरह से उनका ओरिजिन हुआ, किस तरह से उनको डिस्कवर किया गया, और उनकी फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी आगे देखेंगे चलकर इस टॉपिक के अंदर। कुछ फार्मूलाज आपको बताऊंगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बार बार हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इनके हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है और वहां पर उनकी यूज होता है। तो ये बात भी आपके साथ सारी डिस्कस करनी है। मुझे पता है कि कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना रहा, उसकी कुछ वजहें हैं, कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सका, लेकिन अब से आगे मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह जितने भी हमने चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, जितनी भी हमने क्रैश कोर्सेज स्टार्ट किया उनको कंप्लीट करें जल्द से जल्द और आपके लिए जल्द से जल्द वीडियोस को अपलोड कर सकें। तो ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत बेसिक टॉपिक है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर आगे चलकर जब आप हायर क्लासेस के अंदर भी जाएंगे तो इसी कंसेप्ट को, इसी बेसिक कंसेप्ट को यूज किया जाता है और यही आगे चलकर फिर बेस बनती है। तो ये चीजें आपने यहाँ पर ही क्लियर करनी है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो की लेंथ को ना देखें बल्कि आप इसके अंदर मौजूद टॉपिक को देखें कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। सो ए टू जेड तक जितनी भी चीजें हैं इस टॉपिक के अंदर वो सब की सब आज आपके लिए यहाँ पर क्लियर करूंगा और आपको कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वांटम नंबर से। इसके ओरिजिन के हवाले से बात करते हैं। आपको पता है कि हमारे पास जो एटम को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज दी हैं, डिफरेंट मॉडल्स एक्सप्लेन किए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमने डाल्टन का मॉडल देखा, एटॉमिक मॉडल। फिर उसके बाद हमने रदरफोर्ड का देखा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद हमने देखा नील बोर ने अपना जो एटॉमिक मॉडल है उसको दिया। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि और बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसके ऊपर वर्कआउट किया। सो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं नील बोर एटॉमिक मॉडल की। सो नील बोर क्या कहता है कि हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है सेंटर के अंदर किसी भी एटम के अंदर, और उसके इर्द गिर्द एक हमारे पास फिक्स जो है ऑर्बिट्स होते हैं, एक फिक्स पाथ होते हैं जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन मूव करता है। सो ये हमारे पास जो मॉडल था ये किसका था? ये बोर का था। कि बोर ने ये कहा कि एक फिक्स रीजन होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया, और उसके गिर्द एक पाथ होता है, सर्कुलर पाथ, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं उस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। सो ये बातें जो थी वो हमारे पास थी जो कि बोर ने बताई थी। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें बोर के एटॉमिक मॉडल के अंदर, तो बोर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया उसके अंदर, उसके मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन को उसने यहां पर लिया वो एज अ पार्टिकल बिहेव करवाया उसने। लेकिन उसके बाद हमारे पास दो साइंटिस्ट आते हैं, डी ब्रॉगली और हेजनबर्ग। ये दो ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करता बल्कि इलेक्ट्रॉन एज अ वेव बिहेव करता है। सो हमें एक नई चीज यहां पर देखने को मिली और यही फिर आगे चलकर क्वांटम नंबर्स की बेस भी बनी कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो वेव की तरह बिहेव करता है। यानी जिस तरह से वेव हमारे पास थ्री डायमेंशनल मोशन करती है, यानी थ्री डायमेंशनल थ्री एक्सिस के अंदर यानी होती है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है कि तीन एक्सिस के अंदर मूव करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। सो यहां पर हेजनबर्ग और डी ब्रॉगली ने जो है आकर जो बोर का एटॉमिक मॉडल था उसको यहां पर रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ वेव बिहेव करता है, और उन्होंने फिर आगे चलकर इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी हमें बताई। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे एक साइंटिस्ट की जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और जिसने जो क्वांटम नंबर्स की डिस्कवरी है उसके हवाले से बड़ा मेजर रोल प्ले किया है, और उसका नाम है हमारे पास श्रोडिंजर। तो श्रोडिंजर वो साइंटिस्ट था जिसने क्या किया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन हमें दी। सो इलेक्ट्रॉन हमें पता चल गया, डी ब्रॉगली और हेजनबर्ग ने हमें बता दिया कि वो एक वेव की तरह बिहेव करता है, एक वेव की सूरत के अंदर वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। सो श्रोडिंजर ने क्या किया कि उसने उस इलेक्ट्रॉन वेव की हमारे पास क्या दे दी, हमें इक्वेशन दे दी, एक ऐसी इक्वेशन दे दी जिससे हम उस इलेक्ट्रॉन वेव की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी वजह से इस इक्वेशन को हम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन भी कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन भी कहते हैं, मैटर वेव इक्वेशन भी कहते हैं, या प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन भी कहते हैं। तो अब यहां पर अगर आप बात करें तो श्रोडिंजर वो साइंटिस्ट था जिसने ये कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऐसे रीजन के अंदर पाया जाता है जहां पर यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो होती है वो मैक्सिमम होती है। और इसी से फिर उन्होंने नया कंसेप्ट दिया, और जिस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। यानी ऑर्बिटल्स ऐसे 3D, हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से करते हैं कि हमारे पास ऑर्बिटल एक ऐसा थ्री डायमेंशनल रीजन है जहां पर
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम होता है। यानी एक ऐसा रीजन जहां पर अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखना चाहें तो वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। सो ये श्रोडिंगर ने हमें बताया और उस पॉसिबिलिटी के यानी उसके मुताबिक उसने फिर एक इक्वेशन भी दी हमें, जिसकी मदद से हम उस इलेक्ट्रॉन वेव की जो है वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, एनर्जी को, साइज को, डिफरेंट चीजों को जो है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जब हम इसकी इक्वेशन की तरफ जाते हैं, वैसे ही जो इक्वेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कौन सी इक्वेशन थी और किस तरह से उनसे फिर डिफरेंट वेरिएबल्स को कैलकुलेट करके क्वांटम नंबर्स की बुनियाद रखी गई। सो आपने मेरे साथ यहां पर देखना है कि हमारे पास वो इक्वेशन क्या थी। वो इक्वेशन हमारे पास इस तरह से थी, डी स्क्वायर जाय यहां पर डबल डिफरेंशिएशन ली गई है, डिवाइडेड बाय डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जाय डिवाइडेड बाय डी वाई का स्क्वायर प्लस हमारे पास डी स्क्वायर जाय डिवाइडेड बाय डी जेड का स्क्वायर, और अगेन फिर हमारे पास आगे आता है प्लस 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच यहां पर जो है वो हमारे पास जर्नल सॉरी हमारे पास ये हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है, इसी तरह से यहां पर इनटू हमारे पास टोटल एनर्जी माइनस फ्रीक्वेंसी इनटू जाई इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन आप देख रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड सी आपको लग रही होगी यहां पर, लेकिन बेसिक मकसद यहां पर आपको बताने का ये है कि ये वो इक्वेशन थी जो कि श्रोडिंगर ने हमें दी थी, जिससे इलेक्ट्रॉन की जो वेव है उसके जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसने यहां पर इस इक्वेशन को यूज करते हुए कैलकुलेट किया। तो यहां पर अगर आप गौर करें तो आप इस इक्वेशन के अंदर 3 वेरिएबल्स को देख रहे हैं, एक एक्स वेरिएबल को, एक वाई वेरिएबल को और एक जेड वेरिएबल को। यानी ये 3 वेरिएबल्स जो है ये हमारे पास 3 जो है वो डायमेंशंस को या 3 एक्सिस ऑफ रोटेशंस को हम कह सकते हैं, 3 एक्सिस को शो कर रही हैं। अब जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वेव की तो हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की वेव है वो हमारे पास कौन सी है, वो मैटर वेव है। इससे पहले हमारे पास लाइट वेव्स हैं, इसके अलावा हम साउंड वेव्स को पढ़ते हैं, जैसे हम जानते हैं कि मैकेनिकल वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। फिर इसी तरह से मैकेनिकल की 2 टाइप्स आती हैं हमारे पास, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। वो डिफरेंट किस्म की जो वेव्स हैं उनको हमने पहले से उनकी इक्वेशंस को फाइंड आउट किया हुआ है, जिसकी मदद से हम उनकी वेलोसिटीज को, उनकी और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की वेव है ये हमारे पास मैटर वेव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर ये एज अ वेव बिहेव कर रहा है, तो इसको हम मैटर वेव की तौर पर यानी कहते हैं ये मैटर वेव है। सो इसकी इक्वेशन के लिए ये श्रोडिंगर ने इक्वेशन हमें दी, जिसकी मदद से हम इन 3 वेरिएबल्स को जो है डायमेंशनल वेरिएबल्स को फाइंड आउट करते हैं, और ये फिर 3 वेरिएबल्स जो है हमें 3 क्वांटम नंबर्स की बुनियाद देते हैं, यानी 3 क्वांटम नंबर्स यहां से फिर डिस्कवर होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपको नटशेल के अंदर बात बताऊं तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो हमें 3 वेरिएबल्स मिलते हैं, और वो 3 वेरिएबल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, और उन 3 वेरिएबल्स को हमने डिफरेंट नेम्स दे दी हैं क्वांटम नंबर्स की हेडिंग के अंडर। सो उसके बारे में अब हम बात करते हैं। सो हमारे पास 3 वेरिएबल्स जो इस इक्वेशन से हमें मिलते हैं वो हमारे पास, उसमें से एक है हमारे पास n क्वांटम नंबर, एक है हमारे पास l क्वांटम नंबर और एक है m क्वांटम नंबर। ये 3 क्वांटम नंबर मैंने यहां पर लिखे हैं, इनकी यानी किस तरह से हम इनको डिनोट करते हैं। सो n क्वांटम नंबर हमारे पास होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहां पर मैं शॉर्ट में लिखता हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस तरह से जो l क्वांटम नंबर होता है हमारे पास वो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इस तरह से m जो है वो हमारे पास डिनोट करता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। सो ये 3 वो वेरिएबल्स हैं, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम 3 वेरिएबल्स निकालते हैं तो वो इन 3 क्वांटम नंबर्स की बुनियाद रखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब आप यहां पर थोड़ा सा क्वांटम नंबर्स के कंसेप्ट को इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं कि जैसे अगर किसी बंदे का, किसी आदमी का हमें एड्रेस मालूम करना है तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम पता कराते हैं कि वो किस कंट्री के अंदर रहता है, फिर हम बोलते हैं कि वो किस सिटी के अंदर है, फिर हम उसके सिटी के अंदर फिर तहसील या जिला हम कह सकते हैं, या उसका डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं, उसका यानी गली नंबर या इस तरह से चीजें डिफरेंट पूछ के फिर हम उसके जो मेन एग्जैक्ट उसका एड्रेस होता है वहां पर पहुंचते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का एड्रेस फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह है, इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 डायमेंशंस के अंदर मूव करता है, और वो रीजन जहां पर फाइंडिंग ऑफ
या फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी वहां पर मैक्सिमम हो, तो उसको ऑर्बिटल्स कहते हैं। सो उस ऑर्बिटल तक पहुंचने के लिए जो हमें चीजें एड्रेस बताती हैं वो क्वांटम नंबर्स बताती हैं। सो सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जो कि हमें शेल नंबर के बारे में बताता है, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है जो कि सब शेल्स के अंदर बताता है, और इसी तरह से फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आते हैं जो कि फिर हमारे पास उसके ऑर्बिटल्स के हवाले से चीजों को डिस्कस करते हैं। इसी तरह से एक चौथा क्वांटम नंबर भी होता है जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि इस इक्वेशन के सोल्यूशन से हमें नहीं मिलता, बल्कि वो इंडिपेंडेंटली जो है वो उसको यानी एक्सप्लेन किया गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो बेसिक यहां पर आपको ओरिजिन समझ आ गया कि क्वांटम नंबर्स का ओरिजिन किस तरह से हुआ। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम और पहले क्वांटम नंबर को हम देखते हैं जो कि हमारे पास स्पिन क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो यहां पर मैं हेडिंग दे देता हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो पहला हमारे पास आ जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब यहां पर आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहां पर जो प्रिंसिपल के स्पेलिंग होंगे वो वही होंगे जो हेड ऑफ द कॉलेज या हेड ऑफ द स्कूल के होते हैं, उसी से हम लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हेड करता है, ये हेड ऑफ द अदर क्वांटम नंबर्स है। सो इस वजह से स्पेलिंग आपने यही रखनी है। और इसकी आपको मैंने बताया कि इसको हम डिनोट किस तरह से करते हैं। इसको डिनोट करने के लिए हम एन लेटर को यूज करते हैं। तो जहां पर भी आप एन लिखा हुआ देखेंगे तो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करेगा। उसके बाद बात करें तो हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसके बारे में बताता है? वो हमें शेल्स के बारे में बताता है। किस चीज के बारे में बताता है? किसी भी एटम के अंदर मौजूद शेल्स के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है। लेकिन अगर हम टेक्निकल टर्म्स के अंदर देखें तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? ये हमें साइज के बारे में और हमें ये एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के हवाले से बताता है। क्योंकि ऑर्बिटल्स की हमने बात की, हमने कहा कि ऑर्बिटल्स जो हैं ऐसे 3 डायमेंशनल स्पेसेस हैं जहां पर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो मैक्सिमम होती है। सो डिफरेंट ऑर्बिटल्स की डिफरेंट एनर्जीज होती हैं, डिफरेंट साइजेस होते हैं और डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती हैं। सो उन ओरिएंटेशंस को, उन साइजेस को, उन एनर्जीज को जो है वो कौन एक्सप्लेन करता है? वो ये चार जो है चार क्वांटम नंबर्स एक्सप्लेन करते हैं। उसमें से पहला क्वांटम नंबर हम देख रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि एनर्जी और साइज के हवाले से हमें बताता है। सो किस तरह से बताता है उसको यहां पर हम रिलेट करते हैं। सो सबसे पहले अगर आप देखें तो कुछ वैल्यूज है जो कि आपने ध्यान में रखनी है। अगर मैं वैल्यू रखूं यहां पर, आप देखें n, अगर n इज इक्वल टू हमारे पास 1 होगा तो क्या वैल्यू आएगी, यानी कि कौन सा सब शेल होगा। इस तरह से 2 होगी तो क्या होगा, 3 होगा क्या होगा, तो 4 होगा, अप टू सो ऑन। सो आपने यहां पर ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 होगी तो ये हमारे पास k शेल होगा। इस तरह से 2 वैल्यू होगी तो ये l शेल होगा, 3 होगी तो m शेल होगा, और 4 होगी तो n शेल होगा, अप टू सो ऑन। सो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, जब n की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास शेल कौन सा होगा, k शेल होगा, 2 होगी तो l शेल होगा, ऐसे ही आपने नीचे चलते जाना है। सो यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास, हम यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने चला हूं क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इसी हवाले से ही ये बेसिक चीजें, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि n की जो वैल्यू है हमारे पास, इस n की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, वो इनफाइनाइट हो सकती है, वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। सो ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि n की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और इनफाइनाइट हो सकते हैं, जबकि n की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती। तो यहां पर भी n की वैल्यू 0 होगी तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट होगी अप टू इंफिनिटी, और साथ में ये सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं, ये सारे इंटीजर्स ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं रखेंगे। सो ये बेसिक चीजें आपने यहां पर जो है वो समझ लेनी है। उसके बाद आगे हम जाएं तो देखें, जैसे जैसे आप देख रहे हैं यहां पर कि नंबर ऑफ शेल्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे जैसे n की वैल्यू डाउन दी, हम यहां पर शो कर रहे हैं डाउन दी ऑर्डर, जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है तो हमारे पास क्या होता है कि जो साइज है किसी भी एटम का वो इंक्रीज कर जाता है, और साथ में जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज कर जाती है। अब ये किस तरह से इंक्रीज करती है उसके हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं।
सो अगर साइज की बात करें किस तरह से इंक्रीज करती है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एन की वैल्यू हमारे पास बढ़ रही है, ऐसे ऐसे जो शेल्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। यानी पहले एन की वैल्यू 1 थी तो के शेल था, 2 थी तो दूसरा शेल भी आ गया, 3 हुई तो तीसरा शेल भी आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ रही हैं, एक एक शेल की यहाँ पर एडिशन होती जा रही है। तो जैसे जैसे शेल बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस से आउटर जो शेल है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का शेल, उसके दरमियान डिस्टेंस बढ़ रहा है। यानी यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करके आपको बताऊं तो ये मिसाल के तौर पर हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इसके गिर्द ये एक शेल है। अब एन की वैल्यू 2 हुई तो ये दूसरा शेल हो गया, एन की वैल्यू 3 हुई तो ये तीसरा शेल हो गया। तो ये 3 शेल्स हैं, यहां पर इसको मैं नाम दे देता हूं। ये पहला शेल हमारे पास आ गया के, फिर हमारे पास आ गया एल, फिर आ गया एम, और आगे भी चलते जाएंगे तो आ जाएंगे। सो एन, ये के किस वक्त आएगा जब हमारे पास एन की वैल्यू 1 होगी, एल उस वक्त आएगा जब हमारे पास 2 होगी, और एम तब आएगा जब हमारे पास एन की वैल्यू 3 होगी। सो अगर आप देखें कि जैसे जैसे हमारे पास ये एन की वैल्यूज बढ़ रही है तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, तो ये जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है इस आखिरी शेल का वो भी बढ़ रहा है। जब डिस्टेंस बढ़ता है तो हम जानते हैं जो साइज होता है एटम का वो भी बढ़ जाता है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि जब एन की वैल्यू बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा। एनर्जीज बढ़ती हैं, ये भी आप जानते हैं कि जब जैसे जैसे हम हायर शेल्स के अंदर जाते हैं तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। ये आपने ध्यान में रखना है कि जो एनर्जी है वो इंक्रीज करती है। वो अलग बात है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये चीजें भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर इस हवाले से एक आपको फार्मूला भी बता देता हूं। वैसे इस हवाले से हम पहले बात कर चुके हैं, डिटेल के अंदर लेक्चर बना चुका हूं मैं। उसके अंदर मैंने आपको ट्रिक भी बताई है कि किस तरह से आप एनर्जी और रेडियस जो है किसी भी nth ऑर्बिट के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है उसकी निकाल सकते हैं। उसकी ट्रिक भी बताई है ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसकी हम किस तरह से एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। तो एनर्जी के लिए फार्मूला हमारे पास होता है -13.3 इंटू हमारे पास Z² डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है किसी भी nth ऑर्बिट के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फाइंड आउट करने का। -13.3 इंटू Z² डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये Z जो है यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक नंबर्स की वैल्यू आपने डालनी है, और n जो है यहाँ पर शेल नंबर आपने उसकी वैल्यू डालनी है। तो आपके पास उस ऑर्बिट के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की जो है वो एनर्जी निकल आएगी। सो ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होगी। अब हम दूसरे क्वांटम नंबर की तरफ जाते हैं, और वो है हमारे पास यहां पर, पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, वीडियो को बेशक पॉज कर लें और इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि चीजें इंपॉर्टेंट है और ये आपने अच्छे तरीके से समझनी है और इसको नोट जरूर करना है। सो दूसरा क्वांटम नंबर हमारे पास आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। यहां से मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। ये पहला हो गया हमारे पास, और ये दूसरा है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। सो एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्वांटम नंबर जो है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के हवाले से भी, इलेक्ट्रॉन जो है उसके एंगुलर मोमेंटम के हवाले से भी चीजों को एक्सप्लेन करता है। तो इस वजह से हम इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। सो इसको डिनोट किस तरह से हम करते हैं? इसको डिनोट हम एल से करते हैं। और ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। यानी हम कहते हैं कि L इज इक्वल टू n-1, यानी जो शेल नंबर है उसकी वैल्यू आप डालें, उसको आप माइनस करें 1 से, तो हमारे पास जो पीछे वैल्यू बचेगी वो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू को शो करेगी। सो इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा, और उसके हवाले से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और ये कहते हैं कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये हमें क्या चीज बताता है। सो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है हमारे पास सब शेल्स के हवाले से बताता है। किसके हवाले से बताता है? सब शेल्स के हवाले से बताता है। और आप जानते हैं कि सब शेल्स जो है हमारे पास डिफरेंट तरह के होते हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं, हमारे पास S होता है सब शेल, P होता है, D होता है, इसी तरह से F सब शेल्स होते हैं। सो इनके हवाले से भी बात करते हैं। उसके अलावा बात करें टेक्निकल टर्म्स के अंदर, तो ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये हमारे पास शेप ऑफ सब शेल्स के बारे में बताता है। यानी ना सिर्फ ये सब शेल्स के हवाले से बताता है बल्कि उनकी शेप के हवाले से बात भी करता है। सो ये दो चीजें जो है हमारे पास ये क्वांटम नंबर हमारे एक्सप्लेन करेगा। सो यहां तक आप चीजों को नोट डाउन कर लें और आगे हम चलते हैं यहाँ पर। सो इस चीज को जो है मैं यहाँ पर रेस कर देता हूं और यहाँ पर हम अगली चीजें जो है वो लिखते हैं। सो यहाँ पर आपको समझ आ गई कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमारे पास सब शेल्स के हवाले से बताएगा कि सब शेल्स कितने हैं,
और साथ में हमारे पास वो शेप ऑफ सबशेल के हवाले से बात करेगा। सो अब यहाँ पर हम देखते हैं चीजों को। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ एल की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, और साथ में मैं लिखता हूँ सबशेल्स के नेम क्या होंगे, और साथ में फिर उनकी शेप के हवाले से बात करेंगे क्योंकि शेप क्या होगी, और साथ ही हम उनकी यानी स्ट्रक्चर की बात भी करेंगे। सो बड़ी आसान चीजें हैं, बिल्कुल आपको सिंपल करके समझा रहा हूं, तो आपने चीजों को समझना है। तो अगर हमारे पास आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जो एन की वैल्यू होती है वो आप जानते हैं कि वो हमेशा एन से स्टार्ट होगी और उससे फिर बढ़ती जाएगी आगे अप टू सो ऑन। लेकिन जो एल की वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया कि एल की वैल्यू जो होती है वो n-1 से होती है। सो एल की जो पहली वैल्यू होगी वो 1-1 यानी 0 से स्टार्ट होगी। सो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि एजिमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। सो एल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अप टू सो ऑन हो सकता है। सो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो अगर हमारे पास एल की वैल्यू 0 होगी तो सबशेल कौन सा होगा हमारे पास, एस सबशेल होगा। अगर एल की वैल्यू 1 होगी तो पी सबशेल होगा, 2 होगी तो डी सबशेल होगा, 3 होगा तो एफ सबशेल होगा। यही 4 सबशेल्स जो हैं आप बेसिक लेवल पर पढ़ते हैं कि हमारे पास ये एस, पी, डी और एफ जो हैं ये सबशेल्स होते हैं अगर एल की वैल्यूज ये होंगी। अब ये तो सबशेल्स के हवाले से हमें पता चल गया। अब हम इनकी शेप्स के हवाले से बात करें तो ये क्वांटम नंबर किस तरह से बताता है, तो इस तरह से बताता है कि अगर हमारे पास एल की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास एस सबशेल होगा, और इसकी शेप किस तरह से होगी, इसकी शेप हमारे पास होगी, यहां पर मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूं, इसकी शेप हमारे पास होगी स्फेरिकल। कैसी शेप होगी, स्फेरिकल शेप होगी। इसी तरह से अगर हमारे पास एल की वैल्यू 1 होगी तो सबशेल होगा पी, और इसकी शेप क्या होगी हमारे पास, डम्बल शेप होगी। ये भी हम लिख देते हैं यहां पर। उसके बाद हमारे पास अगर एल की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पास डी सबशेल होगा, और डी सबशेल होगा तो उसकी शेप कैसी होगी, डबल डम्बल शेप होगी। कैसी शेप होगी, डबल डम्बल शेप होगी, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं। और इसी तरह से अगर हमारे पास 3 वैल्यू होगी तो एफ सबशेल होगा, और इसकी हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग शेप होगी वो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड शेप होगी। कॉम्प्लिकेटेड मीन इसके 8 फोल्ड स्ट्रक्चर्स बनेंगे जो कि ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड, जहां पर इसकी शेप देखने को मिलती है। इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो आपने यहां पर मेरे साथ स्ट्रक्चर्स के ऊपर गौर करना है। तो हमारे पास, क्योंकि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ वेव बिहेव करता है और वो 3 डायमेंशंस के अंदर मूव कर सकता है, किसी भी 3 वेरिएबल्स में से किसी भी एक वेरिएबल के अंदर पाया जा सकता है। सो अगर हम बात करें एस सबशेल की तो इसके अंदर क्या होगा कि इसकी शेप हमारे पास स्फेरिकल होगी, और इसके अंदर अगर हम ड्रॉ कर लें यहां पर साथ वो 3 एक्सिस हमारे पास, ये हमारे पास जेड एक्सिस आ गया, ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गया, और ये जेड एक्सिस आ गया, तो ये हमारे पास स्फेरिकल शेप के अंदर होता है एस सबशेल। इस तरह से हम आगे बात करें तो ये हमारे पास डंबल शेप इस तरह से होती है पी सबशेल की। सो ये हमारे पास इस तरह से डंबल शेप होती है। उसके बाद हम बात करें डबल डंबल शेप की, तो वो किस तरह से होती है वो भी आपने यहां पर देखनी है। डबल डंबल शेप हमारे पास इस तरह से होती है, एक ये डंबल होता है हमारे पास और एक इस तरह से होता है। सो ये देख रहे हैं आप, डबल डंबल शेप हमारे पास डी सबशेल की होती है, और इस तरह से एफ सबशेल की शेप ही हमारे पास होती है जो कि कॉम्प्लिकेटेड होती है। वैसे मैं यहां पर आपके लिए ड्रॉ कर लेता हूं, लेकिन इसको ड्रॉ करना जो थोड़ा सा मुश्किल होता है और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से हम कहते हैं कि इस सबशेल की जो शेप होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। सो इसके अंदर डिफरेंट जो है हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि शो होते हैं। सो ये 4 हमारे पास सबशेल्स हैं, उनके साथ में मैंने स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ किए कि हमारे पास जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है ना सिर्फ वो सबशेल्स के हवाले से बात करता है बल्कि हमें उनकी शेप के बारे में बताता है, और उन शेप से फिर आगे हम उनके स्ट्रक्चर्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये बातें आपने समझनी है किसके हवाले से, एजिमुथल क्वांटम नंबर्स के हवाले से। अब यहां पर हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे जाते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास हम शेल से लें, यानी अगर हम कहते हैं कि हमारे पास शेल नंबर दिया गया हो तो उससे हमारे पास एल की वैल्यू क्या होगी, और उससे फिर आगे हमारे पास कितने सब शेल्स होंगे, ये चीजें हम यहां पर फाइंड आउट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आपको मजा आएगा इन चीजों को सॉल्व करते हुए अगर आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। तो अगर हमारे पास एन की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास एल की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी तो क्या होगी
3 होगी तो क्या होगी। अभी सिर्फ हम इन 3 के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि नीचे जाएंगे वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा तो वीडियो वैसे ही लंबी हो जाएगी। असल मकसद आपको चीज को समझाना है। सो अगर हम बात करें, अगर n की वैल्यू 1 होगी तो l की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पास l की वैल्यू 2 आएगी, एक 0 वैल्यू आएगी और एक 1 वैल्यू आएगी। इस तरह से n की वैल्यू 3 होगी तो हमारे पास 3 वैल्यूज जो हैं वो l की आ जाएंगी, 0, 1 और 2 आ जाएगी। अब यहां से आप एक रेंज निकाल सकते हैं l वैल्यूज के हवाले से। यहां पर ऊपर में लिख देता हूं ताकि वो रेंज आपको समझ आ जाए, जो कि आपको भूले ना। सो रेंज ये है कि हमारे पास जो l वैल्यूज होती हैं, यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो सकती है और लेस देन एंड इक्वल टू क्या हो सकती है, वो हमारे पास n-1 की हो सकती है। यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है, 0 से ज्यादा हो सकती है, और इस जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे हमेशा कम होगी या उसके इक्वल हो सकती है। तो यहां पर यही मैंने चीजें लिखी है कि n वैल्यू होगी 1 तो l 0 हो जाएगा, 2 होगी तो 0 और 1 दो वैल्यूज, 3 होगी तो 0, 1, 2 होगी। अब इनसे हम किस तरह से देखेंगे कि सब शेल्स कितने होते हैं। तो ये चीज आपने यहां पर समझनी है कि अगर हमारे पास 0 यानी अगर l की वैल्यू है तो मैंने आपको बताया एक सब शेल सिर्फ होगा, s सब शेल, ठीक है। तो ये बात आपने समझ ली कि अगर l की वैल्यू हमारे पास 0 होगी तो एक सब शेल होगा। इस तरह से l की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 2 होगी तो 2 होंगे हमारे पास l की वैल्यू, तो 0 के लिए s सब शेल आ जाएगा और 1 जो है वो किस सब शेल को शो करता है, p को, तो यहां पर p भी आ जाएंगे। यानी जब शेल हमारे पास दूसरा होगा, यहां पर मैं शेल भी लिख देता हूं, n=1 होगा तो k शेल, l शेल और m शेल। यानी जब l शेल की हम बात करेंगे तो हमारे पास दो तरह के सब शेल्स पाए जाएंगे, s और p। और इस तरह से अगर हमारे पास तीसरा शेल हो, m शेल हो, तो हमारे पास 3 वैल्यूज होंगी l की, तो हमारे पास कितने सब शेल्स पाए जाएंगे, s, p और d सब शेल्स। यानी 3 सब शेल्स हमारे पास देखने को मिलेंगे। आप देख रहे हैं कि 1 होगा तो p सब शेल होगा, 2 होगा तो d सब शेल होगा। यही चीजें मैंने यहां पर रिपीट की हैं। तो ये बात आपको यहां पर समझ आ रही है कि जैसे जैसे हम शेल्स नंबर की तरफ यानी देखते हैं डिफरेंट शेल्स के अंदर, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सब शेल्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। सो इससे आप यहां पर एक फार्मूला यहां पर बना सकते हैं। इससे आगे भी एक स्टेप मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आप देखते हैं जैसे सिंपली मैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो हम इसको इस तरह से करते हैं 1s2 2s2 2p2। ये वैसे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे टॉपिक को तो उसके अंदर डिटेल के कंसेप्ट को क्लियर करूंगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मैं यहां पर इन चीजों के साथ रिलेट कर रहा हूं कि किस तरह से ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर ये सबस्क्रिप्ट के अंदर जो चीजें लिखी होती हैं, कोफिशिएंट के तौर पर सॉरी लिखी होती हैं, इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास n की वैल्यूज को शो करते हैं। और n किसको शो करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अल्टीमेटली हमें किस बारे में बताता है, वो हमें शेल नंबर के बारे में बताता है, यानी शेल के हवाले से बात करता है। सो ये जो वैल्यूज होती हैं ये शेल नंबर की शो करती हैं, और ये जो 7 s और ये p लिखा हुआ है ये हमारे पास सब शेल्स की वैल्यू को शो करते हैं। और ये जो ऊपर पावर के अंदर चीजें लिखी हुई है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहे हैं कि इस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर इतने हैं तो इसके अंदर इतने हैं। सो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास n की वैल्यू 1 होगी तो सब शेल s होगा। और ये कौन सा s होगा, ये 1s होगा। कैसे हमें पता चला, n की वैल्यू से पता चला कि n 1 है तो यहां पर भी कोफिशिएंट के तौर पर 1 आएगा क्योंकि ये शेल नंबर को शो कर रहा है। इस तरह से n की वैल्यू 2 होगी तो s और p दो सब शेल्स हमारे पास आएंगे। और ये कौन कौन से सब शेल्स होंगे, 2s और 2p हमारे पास बनेंगे। ठीक हो गया, यहां पर आप चीजें समझ आ रही हैं आपको। अगर नहीं आ रही तो आप रोक सकते हैं, पॉज कर सकते हैं वीडियो को, दोबारा से रिवाइंड करके इसको देख सकते हैं। फिर जब हमारे पास 3 होगी वैल्यू n की तो हमारे पास 3 सब शेल्स आएंगे और इनकी वैल्यूज हम किस तरह से लिखेंगे, 3s 3p और 3d। सो ये 3 वैल्यूज हमारे पास मिलेंगी सब शेल्स की। सो ये चीजें आपने यहां पर ध्यान में रखनी है, ये चीजें आपने समझनी है। अब यहां पर साथ में मैं आपको फार्मूला बता देता हूं जिसकी मदद से अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकें। तो फार्मूला ये है सब शेल्स के हवाले से कि अगर हमने किसी भी सब शेल के अंदर शेल के अंदर मौजूद सब शेल्स को फाइंड आउट करना है तो सिंपली आपने शेल नंबर को देख लेना है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर शेल नंबर हमारे पास 1 होगा
तो उसके अंदर मौजूद जो सब शेल्स होंगे वो भी 1 होंगे। सो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू द ऑर्बिट नंबर और द शेल नंबर ऑफ दैट शेल। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है यहां पर आपके लिए, लेकिन यहां पर इजी वर्डिंग के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो अगर सब शेल की शेल की वैल्यू 1 होगी तो उसके अंदर मौजूद सब शेल भी 1 होगा, यानी वो भी 1 होगा। अगर हमारे पास दूसरा शेल आएगा तो उसके अंदर 2 सब शेल आ जाएंगे, अगर तीसरा शेल आएगा तो उसके अंदर 3 सब शेल आ जाएंगे। सो ऐसे सुहान आपने चीजों को देखना है। सो ये चीज भी आपको यहां पर समझ आ गई। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो किस तरह से एंगुलर मोमेंटम के हवाले से बात करता है। सो ये एंगुलर मोमेंटम के हवाले से भी हमें बताता है, और एंगुलर मोमेंटम को हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। वो हमारे पास होती है h/2 होती है, हाँ h/2 होती है हमारे पास, और अंडर द रूट L इंटू L+1 से हम निकालते हैं। सो इस इक्वेशन को यूज करके हम किसी भी सब शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो h है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, इस तरह से ये कांस्टेंट है हमारे पास, और ये हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू यहां पर आपने पुट करनी है। सो एक क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आ चुका है, वो यहां पर मैं देख रहा हूं, वो है हमारे पास के फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3p सबशेल। यानी क्वेश्चन ये था कि आपने एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करना है 3p के अंदर जो सबशेल है उसके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है उसके लिए। सो यहां से आप L की वैल्यू निकालेंगे, और उस L की वैल्यू को इसके अंदर जब पुट करेंगे तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकल आएगी। आपने किस तरह से निकालनी है, इसी तरह से निकालनी है। ये सबस्क्रिप्ट के अंदर जो 3 है ये शो कर रहा है ये n की वैल्यू को। सो n अगर हमारे पास 3 होगा तो L की वैल्यूज क्या होंगी, ये 3 वैल्यूज होंगी, ठीक है, और हमारे पास ये 3 सब शेल्स आएंगे। जब आप वैल्यू को इधर पुट करेंगे तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी जो है वो निकल आएगी। सो ये इस तरह से क्वेश्चन अगर आज एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर तो आपको पता हो कि आपने किस तरह से सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं थोड़ी सी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर है जो कि हमें डिफरेंट जो है चीजों के बारे में बताएगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो तीसरा क्वांटम नंबर हमारे पास आ गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं M लेटर से। ठीक हो गया, एक बात आपको क्लियर होगी यहां पर। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है यह हमें बताता है ओरिएंटेशन के बारे में। किस बारे में बताता है हमें, ये ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, और ये ऑर्बिटल्स यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है कि यानी किसी भी शेल के अंदर या सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे। ऐसे रीजन जहां पर फाइंडिंग ऑफ या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं उसके बारे में बताएगा। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास यहां पर क्वांटम नंबर आ जाता है जो कि ऑर्बिटल्स के हवाले से बात करता है। सो ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के हवाले से। अब यहां पर मैं आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की रेंज भी बता देता हूं जिसके मुताबिक आपने चीजों को यानी वैल्यूज को जो है वो फिल अप करना है। सो m हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये हमारे पास क्या हो सकता है कि ये लेस देन इक्वल टू -L हो सकता है, और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ये हमारे पास हो सकता है +L की वैल्यू टू। यानी हम कह सकते हैं कि जो m की वैल्यू है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। वो किस तरह से करती है उसको अब यहां पर आप सॉल्व करने लगे हैं। सो यहां पर अगर हम L की वैल्यू दें, यहां पर हम L की वैल्यू ले लेते हैं, और साथ में इसके कोरिस्पॉन्डिंग हम किसकी वैल्यू ले लेते हैं, m की वैल्यू ले लेते हैं। मार्कर मेरा लिखना छोड़ चुका है, हालांकि हमने कुछ इतना ज्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन चले मैं दूसरा मार्कर इस्तेमाल कर लेता हूं। तो L की वैल्यू यहां पर हम लेंगे, और दूसरी हम यहां पर m की वैल्यू लेंगे। सो L की वैल्यू मैंने आपको बताया कि हमेशा 0 से स्टार्ट होंगी। सो 0 हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 और अप टू सो ऑन हो सकती है। सो आपको अभी मैंने बताया कि अगर हमारे पास L की वैल्यू 0 होगी तो S सब शेल होगा, 1 होगी तो P सब शेल होगा, 2 होगी तो D सब शेल होगा, 3 होगी तो F सब शेल होगा। इसकी करस्पॉन्डिंग M की वैल्यूज को देखें तो अगर मैंने आपको बताया यहां पर कि अगर हमारे पास L की वैल्यू 0 होगी तो M की वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास 0 तो होगी, ठीक है। अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी 0 है, लेकिन अगर L की वैल्यू 1 है तो इसकी 3 वैल्यूज हमारे पास आएंगी। एक 0 आएगा, ठीक हो गया, और यहां पर हमारे पास -1 आएगा,
यहां पर मैं ठीक करके लिख देता हूं कि हमारे पास अगर L की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो हमारे पास 0 वैल्यू होगी, -1 होगी और +1 हो जाएगी। इस तरह से 2 वैल्यू होगी तो हमारे पास 4 वैल्यूज आएंगी। किस तरह से आएंगी, -1, -2 और यहां पर हमारे पास आ जाएगी +1 और +2। इस तरह से यहां पर ज्यादा वैल्यूज आ जाएंगी, 0, -1, -2, -3 और यहां पर आ जाएगी +1, +2 और +3। यानी कहने का मतलब यह है कि जब L की वैल्यूज जो आप लेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग फिर आपने M की वैल्यूज को भी लेना है। सो यहां पर आपने समझना है बात को कि L की वैल्यू अगर 1 होगी तो M की वैल्यू 0 तो होगी, लेकिन साथ में हम पॉजिटिव इंटीजर्स को भी लेंगे और नेगेटिव इंटीजर्स को भी साथ में लेंगे। सो इस तरह से आपने चीजों को समझना है और इस तरह से हमारे पास ये चीजें होंगी। अब ये किस तरह से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, ये भी आपने यहां पर बात को समझना है। सो अब देखिए, आप अगर आप तो L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू 0 है, यानी अगर M की वैल्यू 0 होगी तो ये एक सबशेल होगा उस ऑर्बिट के अंदर, उस सबशेल के अंदर। अगर L की वैल्यू 1 होगी तो कितनी वैल्यूज हमें मिल रही है, 3 वैल्यूज मिल रही हैं, तो कितने हमारे पास ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ये बात समझ आ गई। अगर D होगी यानी D सबशेल होगा या L की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पास कितनी वैल्यूज मिल रही हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 ऑर्बिटल्स होंगे हमारे पास। इसी तरह से अगर F सबशेल होगा तो हमारे पास कितनी वैल्यूज मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 सबशेल होंगे। और उन सबशेल्स को हम किस तरह से बनाते हैं, वो सबशेल आप इस तरह से बनाते हैं, आप देखते हैं ऐसे बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। ये ध्यान में रहे कि ऑर्बिटल एक ऐसा रीजन है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो होती है वो मैक्सिमम होती है। जरूरी नहीं है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, लेकिन हम ये कहते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो मैक्सिमम होती है। सो एक सबशेल के लिए इस तरह से एक स्क्वायर बनाते हैं, 3 सबशेल के लिए हम इस तरह से 3 बनाते हैं। अगर 5 हो तो फिर उसके लिए हम इस तरह से बनाते हैं 2 3 4, 1 2 3 4 5, इस तरह से बना देते हैं। इस तरह से इसके लिए भी बना लेते हैं। सो ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि ये जो एक ऑर्बिटल है, किसका ऑर्बिटल है, ये S ऑर्बिटल का है। यहां से आपने देखा। फिर P ऑर्बिटल हमारे पास ये 3 P ऑर्बिटल्स हैं। फिर D के लिए ये 5 ऑर्बिटल्स हैं और इसी तरह से F के लिए भी 7 ऑर्बिटल्स हैं। अब इन ऑर्बिटल्स की भी डिफरेंट नेम है। जैसे P की बात करें तो PX है, ये PY है और PZ ऑर्बिटल है। और इनके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, जिसके लिए हम डिफरेंट थ्योरीज को पढ़ते हैं, जिसमें हम होन रूल्स को फॉलो करते हैं, हाफ प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और साथ में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी फॉलो करते हैं। वो जो थ्योरीज हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, लेकिन यहां पर जो हमारा टॉपिक है वो क्वांटम नंबर्स के हवाले तक है, तो उसी को हम यहां पर देखेंगे। सो ये बातें भी यहां पर आपको समझ आ गई। अब यहां पर मैं आपको फार्मूला बता देता हूं कि किस तरह से आपने नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स हैं वो सबशेल के अंदर फाइंड आउट करने हैं। सो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हों, यानी मैं क्या देता हूं कि आपके पास क्वेश्चन है कि आपने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं और वो ऑर्बिटल्स किधर निकालने हैं, आपने पी सबशेल के अंदर निकालने हैं। कौन से सबशेल के अंदर, पी सबशेल के अंदर निकालने हैं। तो इसके लिए आपने एक फार्मूला ध्यान में रखना है। वैसे आप इन वैल्यूज के थ्रू, इस प्रोसीजर के थ्रू भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्टकट फार्मूला बताता हूं जिसकी वजह से आप उसको आसानी से सॉल्व करेंगे। सो फार्मूला हमारे पास ये है कि 2L+1, यानी ये फार्मूला आप यूज करके किसी भी सबशेल के लिए आप जो है वो वैल्यूज को यानी ऑर्बिटल्स को निकाल सकते हैं। अब यहां पर आपने मेरे साथ जरा यहां पर काउंट करना है। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वैसे मैं आपको बता देता हूं। तो आप जानते हैं कि L की वैल्यू अगर 1 होगी तो हमारे पास वो P सबशेल होगा। तो क्योंकि P के बारे में पूछा गया तो L की वैल्यू यहां पर मैं 1 पुट करूंगा। तो पुट करते हैं 2 × 1 + 1। सो ये क्या आ जाएगा, 2 × 1 2 + 1 = 3, यानी कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे P सबशेल के अंदर, तो वो हमारे पास 3 होंगे। और यही यहां पर हमने ड्रॉ किया कि जब हमारे पास P सबशेल होगा तो 3 ऑर्बिटल्स होंगे। इस तरह से हमने इसको बताया आपको। सो इस फार्मूला को यूज करके आप जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं किसी भी सबशेल के अंदर, उनको आप आसानी से जो है वो काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सो ये चीजें आपने यहां पर नोट कर लेनी है। बेशक वीडियो को पॉज कर लें या स्क्रीन शॉट ले लें और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। सो आगे हम थोड़ा सा चलते हैं
और अब हम देखते हैं शेल नंबर और फिर उसके साथ इन तीनों जो है क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं और फिर आखिरी हम स्पिन क्वांटम नंबर की तरफ जाते हैं और स्पिन क्वांटम नंबर के हवाले से हम फिर बात करते हैं। सो अगर हम यहां पर तीन वैल्यूज लें, एक n की वैल्यू लें यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लेते हैं यहां पर एजीमुथल क्वांटम नंबर और इस तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करते हैं। सो n की वैल्यू हमारे पास 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, अप टू 100 हो सकती है, लेकिन हम इन तीन की बात करते हैं। सो l की वैल्यू क्या होगी, n इक्वल टू 1 होगा तो n की वैल्यू 0 होगी। इसको थोड़ा सा मैं यहां पर खुला करके लिख देता हूं क्योंकि आगे चीजों को हमने सॉल्व करना है। तो अगर n की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पास l की वैल्यू कौन कौन सी होगी, 0 होगी और हमारे पास 1 होगी। और इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो l की वैल्यू 0 है तो एक सब शेल होगा हमारे पास। अगर n की वैल्यू 0 है तो एक सब शेल होगा। कौन सा सब शेल होगा हमारे पास, हमने अभी बात की कि हमारे पास सब शेल होगा s, ठीक हो गया, और 1 होगी तो p सब शेल होगा, यहां पर भी s सब शेल होगा। और इसके कोरस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की बात करें तो इसके अंदर एक ऑर्बिटल होगा, p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ये चीजें आपको समझ आ रही हैं यहां तक। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास n की वैल्यू 3 है तो इसके लिए l की वैल्यू हमारे पास 3 आएंगी, 0 आएगी, 1 आएगी और 2 आएगी। इन तीनों के कोरस्पॉन्डिंग हम देखते हैं कि अगर l की वैल्यू 0 होगी तो s सब शेल होगा, 1 होगी तो p सब शेल होगा, 2 होगी तो d सब शेल होगा। और इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम l की वैल्यूज देखें यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की वैल्यू देखें तो वो किस तरह से हमारे पास होगी, वो इस तरह से होगी कि l के लिए एक सब शेल है, p के लिए 3 सब शेल है, सॉरी सब शेल नहीं ऑर्बिटल्स हैं, सब शेल्स यहां पर ये डिनोट करता है, जबकि ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के हवाले से बात करता है। और इस तरह से d होगा तो इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स हमारे पास आ जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। सो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। अगर आपको शेल नंबर गिवन है तो भी आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को निकाल सकते हैं। अगर आपको सबशेल यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू गिवन है तो उससे भी आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर सकते हैं। अब आपको यहां पर मैं एक छोटा शॉर्टकट बता देता हूं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो शेल के अंदर मालूम कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो शेल के अंदर आपने किस तरह से मालूम करने हैं, उसके यहां पर मैं फार्मूला लिख देता हूं कि आपने अगर फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन, अगर मैं कह देता हूं कि शेल नंबर है हमारे पास 3 तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे उस शेल के अंदर। तो देखिए पहले हमने जो फाइंड किया था फार्मूला मैंने आपको बताया था 2l, ये वाला जो फार्मूला मैंने आपको बताया था 2l + 1, ये हमने बताया था सब शेल के लिए। अगर हमें सब शेल की वैल्यू गिवन हो तो हम उसके अंदर मौजूद ऑर्बिटल्स को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें दे दिया जाए शेल नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दी जाए तो उससे हम किस तरह से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को निकालेंगे, तो उसके लिए सिंपल फार्मूला है जो कि आपने ध्यान में रखना है और वो है हमारे पास n²। सो n की वैल्यू पुट करें, n की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 9, यानी हमारे पास टोटल जो ऑर्बिटल्स होंगे उस सेल के अंदर वो 9 होंगे। यहां से भी हम देख के इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि अगर n की वैल्यू 3 होगी तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे। यहां पर आप देखें एक ऑर्बिटल, 2 3 4 5 6 7 8 9। सो यहां से भी हमने वेरीफाई कर लिया कि जब n की वैल्यू 3 होगी तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स उस शेल के अंदर कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। सो ये सारी बात थी हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के हवाले से, जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को फाइंड करने के फार्मूलास भी देखे और कंसेप्ट को भी क्लियर किया। अब हम जाते हैं फाइनल और लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो की तरफ, जिसके अंदर हम स्पिन क्वांटम नंबर को देखेंगे। मैंने आपको शुरू के अंदर बताया था कि जो पहले 3 क्वांटम नंबर्स हैं वो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन से फाइंड आउट होते हैं, यानी उस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उस सोल्यूशन से हमें 3 वेरिएबल्स मिलते हैं जो कि 3 डिफरेंट क्वांटम नंबर्स को शो करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन जो चौथा क्वांटम नंबर है वो इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया गया है, या हम कह सकते हैं एक्सप्लेन किया गया है, प्रेजेंट किया गया है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। अब स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन के हवाले से बताता है। यानी जो ऑर्बिटल के अंदर मौजूद
इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन के हवाले से बताता है। और ये कहता है, ये क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो होती है वो दो तरह से हो सकती है, या तो वो क्लॉकवाइज हो सकती है या तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। सो ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि जो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो स्पिन होगी या तो वो क्लॉकवाइज होगी या तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। और इनको हम वैल्यूज भी दे देते हैं। हम क्लॉकवाइज को +1/2 भी कह सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को -1/2 भी कह सकते हैं, या इसको -1/2 कह सकते हैं, इसको +1/2 कह सकते हैं। इससे कुछ नहीं है, लेकिन आपने ये बात समझनी है कि जो ऑर्बिटल है, यानी यहां पर मैं अगर ड्रॉ करूं, अगर मिसाल के तौर पर ये हमारे पास s ऑर्बिटल है, ये कौन सा है, कह देते हैं कि फर्स्ट शेल का ऑर्बिटल है 1s और 1s2 है, यानी इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इसको हम किस तरह से फिलअप करेंगे, वो वैसे उसको फिलअप करने के लिए आपको थ्योरीज समझनी है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। पॉलिक्सक्लोरियन प्रिंसिपल देखेंगे, हाफ वो प्रिंसिपल देखेंगे, हुन रूल्स देखेंगे। लेकिन इस क्वांटम नंबर के हवाले से आपने ये ध्यान में रखना है कि वहां पर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी स्पिन या तो क्लॉकवाइज होगी या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। और यही फिर आगे चल के हमें वो थ्योरीज भी बताती हैं कि एक ऑर्बिटल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटम नंबर्स की वैल्यू है वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। सो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि एक अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, यानी इस इलेक्ट्रॉन को हम ले लें, तो इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज हो सकता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जैसी इस इलेक्ट्रॉन की हो, लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉन के अंदर जो डिफरेंशिएशन होगी वो स्पिन की होगी। यानी स्पिन क्वांटम नंबर जो है इन दो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करेगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि दो जो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होते हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, जो क्वांटम नंबर्स, ऑल क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज होती हैं, वो सेम नहीं होती। तो ये चीजें आपने समझनी है, ये हमारे पास आती है स्पिन क्वांटम नंबर के हवाले से। सो ये आज का लेक्चर था। अभी आपके लिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन भी छोड़ देता हूं, वो क्वेश्चन आपने जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। अगर आप ना भी कर सकते कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको सॉल्व कर दूंगा ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाएं। सो क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच एन की वैल्यू गिवन है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू गिवन है 3, m यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू गिवन है -1 और s यानी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू गिवन है +1/2। सो ये वैल्यूज हमें गिवन है, इसके लिए आपने बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने किस तरह से फाइंड आउट करने होंगे, थोड़ा सा यहां पर मैं आपको हिंट दे देता हूं कि उसी तरह से आपने तीनों क्वांटम नंबर्स की आपको वैल्यूज गिवन है, उनको आपने 3 कॉलम्स के अंदर लिखना है। उनके अंदर आपने देखना है कि इस, यानी अगर m की वैल्यू ये होगी तो l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू से फिर m की वैल्यू निकालेंगे, उससे फिर आप ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करेंगे और ऑर्बिटल्स के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे और आखिर में उन सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको काउंट करके आप फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। सो ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने 4 बेसिक क्वांटम नंबर्स को देखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बेसिक टॉपिक है केमिस्ट्री के अंदर, जो कि आप जाके हायर क्लासेस के अंदर भी पढ़ेंगे। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की कि A to Z जितनी भी चीजें हैं इस टॉपिक के हवाले से वो आपके साथ डिस्कस करूं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी डिस्कस करने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे थ्योरीज कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं किसी भी ऑर्बिटल के अंदर। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।